guess all of it will seamlessly pass through from now till 2:30. So, madam, do we take a break at 1 o'clock for lunch? Is it Yes, like ma'am. what? Ma'am, it's What? 12:30. 12:30 we will be having break of half an hour and next Okay, session will start from 1 o'clock. okay, fine. Yes. So from 11 to 12:30, we'll go on. And if you all have questions, please don't hesitate to ask. You can also type in the chat box, and one of the organizers probably can read the questions in case I'm because while having the screen on, I can't do that as well, Yes, so ma'am. I can Yes. answer them. फ्रेंड्स Okay, आप so लोग हिंदी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हाँ, मैं भी यस. बीच बीच में हिंदी बोलती हूँ, यस. पर मेरा हिंदी जो है वो अपना नागपुर जैसा इतना शुद्ध हिंदी नहीं होगा. ये हमारा जो है वो बम्बईया हिंदी है, और खास करके मेरा और भी बम्बईया हिंदी है, क्योंकि मैं एक्चुअली साउथ से हूँ, आंध्रा से हूँ. फिर हिंदी जो भी है फंक्शनल हिंदी सीखा हमने, तो ऐसा ही रहेगा, पर मीनिंग आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ. Okay, first thing is what is gender, and then we'll look at why do we uh, have to talk about gender. Now, you probably very clearly have heard the term gender. It's not new to you. As a child, also, when you go to school, you're taught gender. But there, gender is taught as part of language. अगर हम हिंदी सीखते हैं या मराठी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, हमको जेंडर सिखाया जाता है, क्योंकि काफी शब्दों जेंडर के हिसाब से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है. ओके, सो हमको बताते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर है और फेमिनाइन जेंडर है और न्यूट्रल जेंडर है. ये तीन जेंडर के बारे में हमको बताते हैं. और all living beings are classified as masculine and feminine, and all non-living is classified as neutral. पर क्या होता है, हम जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस बात करते हैं, हमको क्लियरली ये रहता है कि ऑल एनिमेट वंस, मतलब जो लिविंग है उसको जेंडर रहता है, और जो नॉन लिविंग है या खास करके नॉन लिविंग है, उनको हम न्यूट्रल जेंडर इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो कभी कभी फेमिनाइन जेंडर इस्तेमाल करते हैं. पर हिंदी में और मेरे ख्याल से मराठी में और काफी इंडियन लैंग्वेजेस में नॉन लिविंग बीइंग्स को भी जेंडर देते हैं. जैसा आप बस स्टॉप को भी जेंडर देते हैं, बस को जेंडर देते हैं, और बुक को जेंडर, पुस्तक बोलेगा तो एक उसका एक जेंडर रहता है, ग्रंथ बोला तो उसका जेंडर अलग रहता है. ये हम जो साउथ से आते हैं हमको बहुत तकलीफ होता है कि बस स्टॉप में खड़ा रह के बोलेंगे कि बस आ रही है, बस आ रहा है, बस स्टॉप मेल है फीमेल है, ये सब काफी कंफ्यूजन रहता है. इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरा हिंदी जो है वो बम्बई हिंदी है, और बम्बई में ये सब प्रॉब्लम नहीं है. आपको जो भी ग्रामर यूज करना है करो, मीनिंग जो है वो इतना ही काम का है. मतलब सबको इतना टाइम नहीं रहता है, तो हमारे जैसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है. तो जेंडर क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है व्हेन यू लर्न लैंग्वेज? व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज द एंटायर कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट sentences are basically undergirded with gender. Okay, which means you see language is so strongly structured around creating these binaries of masculine and feminine, and therefore we know about it as children that gender has to do with language construction. Okay, but this very term of gender has become very popular, with reference to thinking about men and women in society. Okay, again there is this interesting distinction made between sex and gender. So sex refers to the biological differences between men and women, and if you see in this slide, I have mentioned supposed quote unquote biological differences, because there is also now a lot of contention कि खास जेंडर इतना क्लियरली बाइफरकेट है कि नहीं, क्योंकि काफी बच्चे जो पैदा होते हैं उनको इतना क्लैरिटी से पैदा नहीं होते हैं. ओके, उनको इंटरसेक्स्ड बेबीज बोलते हैं, और उसके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे. तो सपोज्ड डिफरेंसेस मेल फीमेल बॉडीज में इतना खास डिफरेंस है क्या? एक्चुअली खाली एनाटॉमी के हिसाब से देखेंगे तो lot of similarities are there between male and female bodies. Only the gynecological aspects of the male and female are different, right? So
how much of it is really like watertight compartment in terms of sex differences. Now, gender, when we talk about gender, it refers to the socially constructed, means gender is socially constructed. And it is, what does it construct? It constructs us in terms of what kind of roles we are playing, what kind of responsibilities we carry. Okay, and these are embedded within cultures. Okay, what we do perhaps in our society, in our culture, probably is not really the same in some other societies and some other cultures. Well, globally now there's a lot of, what do you call, commonalities that are coming up because of so much of the give and take through information, through communication technologies and all that. But if you were to look at traditional communities, like anthropological research जब करते हैं, एकदम primitive communities में देखते हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके से सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, कहीं काम जो है वो औरत करती है, कहीं वही काम जो है आदमी करता है. तो there are a lot of variations across cultures, but gender is gender is socially constructed. Okay, it means it basically brings in a question whether it is so whether it is socially, where the question is it biologically constructed. Okay, ये भी हम बात करेंगे कि हम लोग जो जेंडर रोल्स प्ले करते हैं, क्या ये बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड है या ये सोशली डिटरमिन्ड है. ओके, ये देखेंगे हम. खास करके हम जेंडर के बारे में बात करते हैं, हम बोलते हैं कि सोशली कंस्ट्रक्टेड है, सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट करता है. इसलिए जो काम मेरी ग्रैंड मदर किया है, ओके, काफी वो वाला काम मेरी मम्मी शायद किया नहीं है. जो मेरी मम्मी किया है मैं वो नहीं कर रही हूँ. ओके, जो जो मैं कर रही हूँ वो लोग नहीं किया है. ओके, इसका मतलब है कि मैं जो भी कर पा रही हूँ ये मेरे बदन के हिसाब से नहीं है. ओके, सोसाइटी में ये वाला एक अपॉर्चुनिटी है. ये कुछ भी बदन आप कैरी करते हैं, आप वो काम कर सकते हैं. ओके, सो सोशली कंस्ट्रक्टेड है ये. ओके, अगर हम बोलते हैं कि औरत लोग टीचर अच्छा बनते हैं या नर्स अच्छा बनते हैं, ये बायोलॉजिकली हम सोच रहे हैं कि बायोलॉजिकली ये केयरिंग नर्चरिंग करते हैं तो ये लोग टीचर्स, अच्छे टीचर्स बन सकते हैं, नर्सेस बन सकते हैं. पर ये सोच है या सोशली ऑर्गेनाइज्ड सोच है. ओके, इसका बायोलॉजिकल कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल्स में अभी ब्रदर्स भी है, मतलब जैसा सिस्टर्स है ब्रदर्स भी है, मेल नर्सेस है. ओके, मेल टीचर्स है. ओके, तो ये बोला है, जो सोशली हम जो भी काम करते हैं ये सब सोशली ऑर्गेनाइज्ड है. तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सोशली ऑर्गेनाइज किया हुआ है. और हम और बात करेंगे इसके बारे में. तो जब भी हम सेक्स या जेंडर के बारे में बात करते हैं, और एक चीज महत्व है कि हम ये बाइनरी के हिसाब से नहीं सोचें. बाइनरी मतलब मेल फीमेल, मैस्कुलिन फेमिनाइन. ओके, ऐसा एक दो अंक के हिसाब से नहीं सोचें, और हम उसका एक पूरा डिफ्यूज्ड, क्या बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ ऑल दी. So we can look at it in terms of quite a spectrum. Okay, पूरा कंटिन्यूम में अलग अलग टाइप का सेक्स और जेंडर होता है और हो सकता है. ओके, इसके बारे में हम सोचेंगे. फिर हम फिक्स नहीं हो जाएंगे कि मेल और फीमेल ही नेचुरल है, बाकी सब अननेचुरल है, या बाकी सब नॉर्मल नहीं है, हम नॉर्मल है बाकी सब एबनॉर्मल है. इस टाइप का सोच और इस टाइप का जजमेंट नहीं रहेगा. सो पॉइंट इज सेक्स है बाइनरी. ओके, तो हमारा सोच है ये बाइनरी है, मेल एंड फीमेल. ओके, सो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स जब मिलता है तो वो मेल होता है, और एक्स एंड एक्स जो है क्रोमोसोम्स वो फीमेल है. तो बाइनरी के हिसाब से ये वाला है. और X and X produces a genetic, what do you call, a gynecological predisposition, which has to do with having a uterus, having ovaries, having the capacity to be able to get pregnant and give birth to babies and breastfeed. That is the biological body, that's what the biological body can do. The XY produces the male with male genitalia,
with the capacity to be able to impregnate a female body, right? So that's the biological given in terms of the male and the female. And then the hormones would be different, where there is estrogen and there's testosterone, and where there are common hormones, those are called the androgen. Okay, androgynous chromosomes. Now, what is the binary and what is beyond the binary? Okay, so humans are born with 46 chromosomes in 23 pairs. Okay, so the XY chromosomes determine a person's sex, and that so the X and the Y. Okay, so two X's will make it a female, and an X and a Y makes it a male. So most women are 46XX. Okay, 46 chromosomes they would have, and most men are 46XY. Now why am I saying most? Okay, इसका मतलब है कि कोई कोई बेबीज को ये बिल्कुल 46 नहीं होता है. Okay, so some babies are born with extra or less chromosomes in some of the cells. मतलब 23 pairs में कोई कोई एक एक पेयर में एक कम हो सकता है. ओके, सो जब वो कम होता है, बेबीज अलग अलग टाइप का पैदा होते हैं. ओके, तो हम हमेशा इसको बर्थ डिफेक्ट बोलते हैं. ओके, कोट अनकोट डिफेक्ट. अगेन, जब हम कोट अनकोट डालते हैं, इसका मतलब है कि ये हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या ये सही है, डिफेक्ट जो बोलते हैं सही है. ओके, तो अलग प्रक्रिया, नहीं तो अलग नंबर से जो बच्चे पैदा होते हैं, हम उसको डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है, डिफेक्टिव है, एबनॉर्मल है, ऐसा करके लेबल्स जब लगाते हैं, हम उनका पूरा, उनको जो राइट्स रहता है, ह्यूमन राइट्स जो रहता है, इक्वल सिटीजनशिप का जो भी राइट्स रहता है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो कम हो जाता है. अगर हम ऐसा लेबल्स नहीं रखेंगे, फिर सबको समानता से सोसाइटी देख सकता है, और सबको समानता से सोसाइटी में अपना अपना जो चॉइसेस है, अपना अपना जो करना चाहते हैं, वो करने के लिए चांस मिलता है. और हम सोसाइटी वो सब लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए हम सोचेंगे और कुछ करेंगे. नहीं तो हम हमेशा एबल बॉडीड लोगों के हिसाब से ही सब कुछ करते हैं, प्लानिंग करते हैं. जैसा आप ये देखो, ये ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है. ओके, और मैं पीपीटी दिखा रही हूँ. अगर ये पीपीटी कोई देखना है, इसका मतलब कि आपको आंख होना चाहिए. ओके, और मैं जो बोल रही हूँ आपको सुनना है, तो फिर आपको बिल्कुल हियरिंग अच्छा होना चाहिए. अगर आप एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो फिर आपको स्पीच होना चाहिए. इसका मतलब इतना सारा एबिलिटीज ऑलरेडी हम टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं. ओके, इसमें से कोई किसी को विजुअल इश्यूज है, हियरिंग इश्यूज है, या सुनने स्पीच इश्यूज है, फिर ये अपना ऑनलाइन क्लास में एकदम पार्टिसिपेट कर पाएंगे, या शायद पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं. ओके, तो हम जब टीचर्स बन के ऑनलाइन क्लासेस सिखा रहे हैं, हमको ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स को किस टाइप का एबिलिटीज है. अगर उनका एबिलिटीज अलग अलग है, फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं ताकि वो भी इक्वल पार्टिसिपेशन कर सकते हैं. ओके, सो बेसिकली जब हम एक जजमेंटल डिटर्मिनिस्टिक तरीके से सोचेंगे, फिर सोसाइटी में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने में और इंक्लूड होने में उनको तकलीफ होता है, और उनको नहीं होता है, ये चांस नहीं मिलता है. अगर हम ओपन रहेंगे और इंक्लूसिव रहेंगे और जजमेंटल नहीं रहेंगे, बहुत सारे लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए चांस मिलता है, और उनको कोई उनको नहीं बोल सकते हैं कि तुमको इधर जगह नहीं है. ओके, वो वाला एक्सक्लूजन नहीं कर सकते. Okay, so we obviously use the word defects and abnormalities within quotes, because we feel though all these are what we can still accommodate in society, we don't have to put them aside. तो जब भी ये क्रोमोसोम्स में फिगर्स नंबर्स बिल्कुल 46 नहीं होता है, तभी बच्चों को डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं, स्टंटेडनेस के हो सकता है, हियरिंग एंड विजन डिफेक्ट्स हो सकता है. इस टाइप का आप देखते हैं सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे इस टाइप का अलग अलग
कॉम्बिनेशंस में पैदा होते हैं। तो फिर जेंडर के हिसाब से देखेंगे या सेक्स के हिसाब से देखेंगे, फिर उसमें क्या देखेंगे, व्हाट डू वी सी? If I'm speaking more in Hindi, people who can't follow Hindi, please do put in the chat box. So I will also speak more in English, but you also have the PPT in English, but I can also do both Hindi and English. So while many babies, are born clearly, without any kind of ambiguity as males and females, you also have babies that are born or known as intersexed. Okay, and this may, the terms that you hear is hermaphroditism. Okay, and hermaphroditism is a genetic condition in which individuals have both. They have mature ovarian and testicular tissues. Means ovaries is what women will have, and testes is what men have, right? And they are born actually with both. Internally, they have ovaries, and externally, they have testicles. Okay, so these are the intersexed babies, and it's known as hermaphroditism. So, androgen insensitivity syndrome, and there's another term, is an X-linked condition in which individuals have external female genitalia and breast development despite being genetically male. Means genetically the body is male. It probably does not have an internal uterus, does not have ovaries, does not have any of that. But it does have the female genitalia externally, and there is also breast development. So it means there are these kind of possibilities also. You might say, but how frequent is this? If it is not very frequent, maybe we shouldn't even bother to talk, because these are all defective people. इसके बारे में हमको क्यों बात करना है, ऐसा भी आप सोच सकते हैं. But the point is, yes, you can always look at what is the frequency, what is the prevalence rate. One in how many thousands do these kind of babies are born? You should definitely look for it and check. But the other point is, no matter what the number, अगर हम ओपन रहेंगे, फिर सबको बिल्कुल सोसाइटी में वो इक्वल चांस रहेगा. इसलिए आप देखते हैं कि इतना सारा LGBTQI मूवमेंट्स है अपने देश में और सारे दुनिया में. इसके वजह से अभी इतने इतने सालों के बाद एप्लीकेशंस में मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर है, तो मेल फीमेल एंड अदर, or male female, and the third preference is not interested in giving that information. Means you can either tick mark male female, or you just tick mark not interested in letting you know. Okay, so that possibility has been created, but it shouldn't have been so much of a struggle. Okay, but society may always, anything that is C is a minority, anything that's not the dominant is often then given these labels of being not normal, not natural, and also not seen as important, right? So as academicians, as teachers, it's important for us to be aware of all the variety that is there in society, and make sure that as individuals, as citizens, and as teachers, we are responsible in accepting all the diversity that is there in society, and do our best as human beings and as professional teachers. So you have, in terms of sex, on one end male and another end female, and you have individuals who are intersexed. So intersex is a general term used for a variety of conditions in which a person is born with a reproductive or sexual anatomy that doesn't fit the typical definitions of female and male. Okay, this is very clear to you that they don't fit clearly as male or female, and that is what they are known as intersex people. Now, babies that are born intersexed, very soon, in fact, the doctors and family come to know and recognize that there is some kind of anomaly in the genitalia of the baby. Because जब बच्चे पैदा होते हैं, गर्ल बेबीज, बॉय बेबी, सब एक ही जैसे दिखते हैं, इसलिए खाली उनका जेनेटिलिया देख के ही उसका डिफाइन होता है कि मेल बेबी है, फीमेल बेबी है. तो कोई कोई बेबीज जो बॉर्न होते हैं, उनको जेनेटिलिया इतना क्लियरली डिफाइंड नहीं लगता है, कि उनको वेजाइना भी दिखता है और पीनस भी दिखता है, तो कंफ्यूजन रहता है. सो डॉक्टर्स तभी बात करते हैं पेरेंट्स से और बोलते हैं तो थोड़ा इसको
आप संभालो, थोड़ा बड़ा होने के बाद 6 साल होगा, 7 साल होगा, अलग अलग सालों में बोलते हैं हम सर्जिकली कुछ कर सकते हैं। तो अगर फैमिलीज को ऑलरेडी लड़कियां हैं तो इस टाइप का बच्चे को लड़का के हिसाब से उसको पालते हैं। अगर फैमिली में लड़के लोग हैं फिर इसको लड़की के हिसाब से पालते हैं। तो उसको गाउन पहनाते हैं और उसको लड़की का नाम देते हैं, रानी बेनी बोल के। शायद वो जेनेटिकली मेल है और एक्सटर्नली उसको फीमेल जेनेटिकली है, पर उसको लड़की का नाम दे के उसको पालते हैं। और थोड़ा बड़ा होने के बाद उसका जो भी सर्जिकली रीअसाइन करना चाहते हैं, अगर फीमेल है तो मेल, मेल है तो फीमेल रीअसाइनमेंट होता है। काफी टाइम ये जो बच्चे हैं उनको उनका चॉइस नहीं रहता है, उनको क्या चाहिए वो डिस्कशन नहीं आता है। पेरेंट्स और डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। तो काफी बच्चे जो अभी इंटरसेक्स्ड है और बड़े हो गए, वो सब अभी बहुत इसके बारे में प्रोटेस्ट करते हैं कि पेरेंट्स क्यों डिसाइड करते हैं, डॉक्टर्स क्यों डिसाइड करते हैं कि हमको एक कोई सेक्स में असाइन करनी थी। क्यों सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ऐसा इंटरसेक्स हो सकते हैं और उनका चॉइस हो सकता है वो कैसा बड़ा होना चाहते हैं। ओके, क्योंकि साइकोलॉजिकली बहुत प्रॉब्लम होता है उनको, बहुत ट्रॉमा होता है उनको। ओके, सो दिस इज समथिंग you may remember, because even in your own classes or maybe among your own colleagues you may see effeminate males, you may see females who are uh, pretty masculine. Okay, there could be variations also in how they are. So many of these could be possibilities. So some intersex people have ambiguous genitalia or internal sex organs with both ovarian and testicular, and we spoke about it already. So what is the general understanding that we have in society? Okay, we think that children who are born as males have to be raised to be boys and then they become men. Children who are born, babies that are born as females, are socialized as girls and they become women, and they are expected to carry these characteristics. Men have to carry masculinity, mardangi, or females have to carry femininity. Okay, एकदम औरत के जैसा कैसा रहना है बोलते हैं उसके हिसाब से। There are of course people who are more androgynous. Okay? They do have attributes of masculinity and femininity, and very often they have variety of terms like butch and femme and queer, because they don't necessarily fit into this binary of masculine and feminine. Uh, Now, what is the relationship between sex and sexuality? That is the biological body and the sexuality. So the thinking is that if you're born as a male and you have to pick the characteristics of being a masculine person, right? And as per this masculinity and femininity binary, it is expected that men have attraction to women and women have attraction to men, and that their preference should be one where it is called heterosexual. Okay, so it's a heterosexual attraction to each other, that men and women have attraction to each other. But in society, there are lots of individuals who don't necessarily have attraction to the members of the opposite sex. There are women who are biologically women who are completely without any kind of ambiguity in their body, but they have a sexual preference and also a sexual orientation towards women. Or there are men and who have their orientation towards men. Okay, and there are men and women who are bisexual. Okay, they do have attraction to men and they also have attraction to women, right? So it means that even the understanding of sexuality is not so much purely governed by the body that we carry. Okay, so sexual orientation and sexual preferences also go beyond the binary. Okay, फिर हम सोचते हैं कि जो हेट्रोसेक्सुअल है, ओके, वो ही नॉर्मल है, क्योंकि बायोलॉजिकली अगर हम प्रोक्रिएशन के हिसाब से सोचते हैं
बच्चे पैदा करने का वो पूरा प्रक्रिया जो उसके बारे में सोचते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि नेचुरल जो है वो हेट्रोसेक्सुअल है। फिर वो टर्म जो है वो बोलते हैं कि हेट्रोनॉर्मेटिव, मीन्स नॉर्मेटिवली हम सोचते हैं कि सब लोग हेट्रोसेक्सुअल है। ओके, पर सोसाइटी में हेट्रोसेक्सुअल नॉर्मेटिव है, पर पीपल आर नॉट नेसेसरली फिटिंग इन दैट नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग, राइट? Now, when we think that we are heteronormative, means we are heterosexual, right? We have attraction to the members of the opposite sex, and then we enter into a relationship. Probably we get married, and then we have children. This is considered to be the normative. हमारा जो definitions of relationship, definitions of marriage, definition of family, ये इस heteronormative framework में है, okay? And everything that falls outside this, therefore, is not considered normal, not considered natural, not considered normal, and therefore also not considered acceptable. Okay. Now, again, there is a history to this. A lot of this non acceptance within the Indian context is not so recent. Non acceptance. Okay. हमारे पूरा हिस्टोरिकल और माइथोलॉजी में आप देखेंगे तो ये क्रॉस ड्रेसिंग, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर जो बोलते हैं, या individuals having sexual attraction to the individuals of the same sex. A lot of this we see in our own history and mythology. Okay, तो इसका इतना non acceptance नहीं था. Okay, but with the onset of the British into India, the colonization process that we've gone, वो विक्टोरियन ट्रेडिशंस आ गए थे. तो पूरा एक सेक्शन अपना इंडियन पीनल कोड में आ गया, सेक्शन 377, दैट कंसिडर्स ऑल दिस एज अननेचुरल सेक्स. एंड वो क्या बोलते हैं, यूरोपियन ट्रेडिशंस और ब्रिटिश ट्रेडिशंस लेके आए हैं, जहाँ इसको पूरा एक मेंटल कंडीशन के हिसाब से देखते हैं, और उनको क्रिमिनलाइज भी करते हैं, और उनको मेंटल असाइलम्स में फेंक देते थे, और इलेक्ट्रिकल शॉक्स देते थे, और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स देते थे. तो इतना सारा क्रिमिनल और क्रिमिनलाइजिंग हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है ब्रिटिश और यूरोपियन ट्रेडिशंस में, और वो वाला ट्रेडिशंस अपने यहाँ नहीं था, पर कॉलोनाइजेशन के वजह से अपने यहाँ वो माइंडसेट आ गया था. तो इसलिए अननेचुरल, एबनॉर्मल, ऑल नॉन एक्सेप्टेंस ये बहुत अपने सोसाइटी में बढ़ गए हैं. वैसे तो इंडियन ट्रेडिशंस में उसका एक्सेप्टेंस बहुत है, और बहुत सारे कल्चर्स में ये जो इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स है उनको एक्चुअली देवता मानते हैं. उनको बहुत देवता मानते हैं, बहुत उनको अलग से बहुत उसको रेस्पेक्ट दे के उनको देखते हैं, क्योंकि उनका सोच है कि भगवान का देन है कि ऐसा इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स पैदा हुआ करके. तो आप सोचिए कि कल्चरली कितना इसका प्रॉब्लम हम कर देते हैं. ओके, सो देर आर नाउ, I mean, there is an acceptance of gender beyond binaries, provides for an opportunity to consider multiple gendered sexualities, and also the possibility of thinking about assigned gender at birth. मतलब अगर मैं फीमेल हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे को फीमेल असाइन किया हुआ है जब मैं पैदा हूँ. ओके, आपको मेल किया, बताया, आपको वो जेंडर असाइन किया है. ओके, और या वो सेक्स कैटेगरी आपको असाइन किया हुआ है. सो जेंडर असाइंड एट बर्थ एंड जेंडर बाय चॉइस. So people go by picking on, means whatever may be their body, they would decide on what gender they want to pick up. So you could have a possibility of 5 different genders. Okay, males that are born as males and think that they are males and live as males, and also have heterosexual relationships. So that is one. Then you have females who are born as females, think they are females, are raised as females, and they have heterosexual relationships and they are women. And these are known as cisgender male and cisgender female. And then you have individuals who are born as males but probably have greater attraction to males. And there are women who are born as females and have greater attraction to females. And there are individuals who would like to have an attraction to male and female.
and would also like to cross dress. They would sometimes be want to dress like a male, sometimes as a female. So therefore there are multiple gendered sexualities that are possible in society, and they are present, right? Whether we accept or not, whether we recognize it or not, those are present. Okay, it's important for us to know so that we go beyond these heteronormative expectations. So what are the heteronormative expectations that we have in society? Okay, तो अगर आप सोचेंगे कि हम लड़कियों को और लड़कों को कैसा पालते हैं, मीन्स हाउ डू वी रेज देम, बचपन से हम उनको बहुत अलग तरीके से उनको हम पालते हैं, राइट? इंडिया में पहले ऐसा नहीं था कि लड़की हुआ तो उसको पिंक पहनने का, लड़का हुआ तो उसको ब्लू पहनने का। किसी आपके दोस्त को लड़की हुआ है, लड़का हुआ, फिर आप आर्चीज के शॉप में जाके एक पिंक कार्ड खरीदते हैं या ब्लू कार्ड खरीदते हैं, या आपको बच्चे हुआ तो लड़की है तो आप पिंक प्रैम खरीदते हैं या ब्लू प्रैम। इस टाइप का इतना कलर कोडिंग नहीं था। ओके, बट नाउ यू सी with consumption, global cultures, global consumption, you find that there's a lot of color coding of babies, color coding of rooms, color coding of clothing। तो पूरा एक बारबी कल्चर आ गया। लड़की बोला तो बारबी डॉल्स देते हैं बर्थडे में हम, और लड़का है तो उसको अलग अलग GI जो ऐसा वॉरियर का कुछ खिलौने देते हैं, उसको गन देते हैं, उसको ट्रक देते हैं। ओके, तो बचपन से ही हम बच्चों को बहुत अलग तरीके से तो, पालते हैं। लड़की को बोलते हैं कि ये छोटा छोटा काम बताते हैं, ऐसा करो ऐसा करो। अगर वो खिलौना फेंकती है, बोलते नहीं फेंक दिया, देखो बेबी को चोट पहुंचा, बेबी रो रही है, ले लो उसको, गोदी में ले लो उसको, सुलाओ, ऐसा वैसा करके उसको एक नर्चरिंग केयरिंग का कंडीशनिंग करते हैं, राइट? बॉयज को अलग तरीके से कंडीशनिंग करते हैं। शायद आपके घरों में अलग अलग चेंजेस हो रहा है, पर ब्रॉडली अभी भी हम देखते हैं लड़कों को बोलते हैं तू रो मत, अगर रोए तो बोलते हैं कि लड़की जैसा रोता है, या जो भी अगर उसको झाड़ू करना है, पट्टा करना है, खाना बनाने को बोलते हैं नहीं लड़की का काम है मत करो। घर में कोई आया तो आप बोलते हैं लड़की है तो पानी लेके आओ। ओके, लड़का है तो आप बोलते हैं चलो जाके बाहर दुकान में जाके कुछ लेके आओ। और लड़की बड़ी है तो भी वो जा रही है तो उसको एक साथ में एक छोटा भाई भी जाता है उसको कंपनी देने के लिए। लड़कियों को कभी भी हम अकेले भेजने के लिए तैयार नहीं रहते, डरते हैं। लड़कों को बचपन से बोलते हैं तुम एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, तुम ब्रेव होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होने का, ओके, अचीविंग होने का। यू नो लॉट ऑफ प्रेशर ऑन बॉयज ऑफ वन काइंड एंड प्रेशर ऑन गर्ल्स ऑफ वन काइंड। ओके, फिर आप बड़े होने के बाद भी, if I were to ask you, what does it mean to be a good woman? You know, an ideal woman. Or many of you here are actually professional women who are faculty members in colleges, but still there are expectations about what you should be, right? You should be very good in your college. You should. Anybody wants to say something? What are the expectations that are there as women? Somebody wants to speak? Uh, Good morning, ma'am. I'm Adhara. Expectations from women are that they should be very good in the college, no doubt about it, because there are professional expectations there. But at the home front also, a woman is expected to take care of the house, take care of the husband, take care of the family, children, grocery, cooking. It is all her responsibility. It is seldom responsibility of the male to look into the kitchen as to what things are there or what are not there. So this is how the differentiation has been there. And I believe if the women have accepted this kind of differentiation just to have peace in the family, otherwise there will be a lot of confrontations, everyday fighting, and things become worse. That is my opinion, madam. Yeah, Thank yeah. you. And what is the expectations from men? वो जो असली मर्द बोलते हैं उसका expectations क्या होता है?
Yes, men are supposed to be, rough and tough outside and inside also, We'll ask, protective kind of a. we'll ask Hmm? some of the men in the men participants जो है उनको All पूछते right, हैं. ma'am. Let them say. Any of the participants, men participants, please do say. आपके तरफ से, सोसाइटी की तरफ से आप कौन सा एक्सपेक्टेशंस रहता है मेन के, फ्रॉम मेन? हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते. हाँ, नमस्ते. मेल की तरफ से जो एक्सपेक्टेशंस है उसमें वो घर की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, घर चलाए, कमाए कुछ, बच्चों को पालन करते समय उनको शिक्षा करने का भी हक ज्यादा से ज्यादा पिता को दिया है, उसके नाम से डराया जाता है बच्चों को। ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे हैं। हाँ, या राइट. अगर में भी बच्चे हैं, लड़की, हाँ शिरीष मैडम। जी करें. हाँ बोलिए. हाँ बोलिए. मैं थोड़ा ऐसा कहना चाहता हूँ बोलिए. कि समाज में एक्सपेक्टेशंस तो रहते हैं, हाँ. लेकिन अपना लाइफस्टाइल अपन समाज के सामने अगर रखते हैं तो लोग उसको भी एक्सेप्ट करते हैं. हाँ. जैसा हम दोनों जो है वो प्रोफेसर है, तो शुरू से मेरा जो रहा है कि घर में कोई काम औरत का नहीं है, कोई काम मर्द का नहीं है. हम लोग जैसा ऐसे रहते हैं, तो शुरू शुरू में तकलीफ होती थी, लेकिन अब लोग वो सीखने लगे कि नहीं इनका सही है, क्योंकि बच्चे रहते हैं, पूरी फैमिली रहती है, पूरी जिम्मेदारियां रहती है. तो अपन ये सोच के नहीं चल सकते कि समाज में ऐसा बनाया. अपन खुद के लिए कंफर्ट जोन एक तैयार करते कि भाई समाज में ऐसा ऐसा बताया है और उसमें कंफर्ट रहना चाहते हैं, इसलिए समाज में ये पिक्चर दिखता है. आज कंडीशन ऐसी है कि बहुत सारे लोग किसी का अगर ऐसा कुछ देखते हैं तो उनको लगता है कि अपनी भी फैमिली इस तरह से खुश रहनी चाहिए. मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि अब मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती. शुरू में लगता था सभी को कि आदमी है, काम करता है, तो शुरू में मैं बोलता भी था कि लोगों को कि ठीक है आदमी है, मेरी वाइफ अगर बीमार होती है तो आप लोग थोड़े आएंगे मेरे घर में. तो एक पिक्चर अपने को ऐसा एक तैयार करना पड़ता है कि धीरे धीरे सब समाज एक्सेप्ट करता है. समाज के प्रति मेरा मानना ऐसा है कि अपन खुद को जैसा उनके सामने रखेंगे वैसा वो लोग अपने को एक्सेप्ट करते हैं. इसलिए तो फिर आपके समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. या थैंक यू. हेलो. हमको ज्यादा वी वांट मोर मेन लाइक यू शिरीष जी, who can actually work at home and contribute. काफी आदमी लोग बोलते हैं कि हम अपने बीवी को हेल्प करते हैं. अब जब हम आपको आप हेल्प बोलते हैं, मतलब मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका नहीं है, आप खाली हेल्प करते हैं. अगर हम आप बोलेंगे कि हमारा जो घर का काम है हमारा इक्वली रिस्पॉन्सिबल है हम, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग रहता है. ओके. जब हम घर में इक्वली काम करते हैं फिर क्या होता है, उसका वो असर जो है, अच्छा असर जो है वो अपने बच्चों के ऊपर होता है. आगे चल के आपके लड़की और आपका लड़का बहुत अलग तरीके से उनका अपना फैमिली संभालेंगे. तो ये धीरे धीरे सोसाइटी में बदलाव अगर हम लाना चाहते हैं तो हम अभी शुरू शुरू करें तो एक दो जनरेशन्स में काफी चेंजेस आ सकता है. सो जैसे मेरे फैमिली. हाँ, कोई और एक बात? मिनट, इसमें मैं एक बात बताना भूल गया. हाँ जी. कि हम लोग 3 भाई हैं, हमारी माँ ने हमको ऐसा बनाया है. वेरी गुड. कॉन्ग्रेचुलेशंस. लॉट ऑफ हाँ, रेस्पेक्ट. ये सब जो है ये माँ का क्रेडिट है. आज का खाना पूरा मैंने पकाया है. वेरी गुड. वाइफ को जल्दी जाना था. वेरी गुड. वेरी गुड. हाँ. अच्छा जी. तो मेरी फैमिली में मेरा हस्बैंड भी प्रोफेसर है, मैं भी प्रोफेसर हूँ. अभी रिटायर हुआ. बट जब हमारे बच्चे छोटे थे और मुझे बहुत सारा ट्रैवल्स था, इंटरनेशनल ट्रैवल्स, नेशनल ट्रैवल्स, कॉन्फ्रेंसेस है या प्रोजेक्ट्स है, कंसल्टेंसी वर्क है, तो मैं हमेशा अपना बैग पक्का करके, मतलब पैक करके जाती थी. और मेरी लड़की खाली देखती थी और बोलती थी कि मम्मी आप जा रहे हैं हम. एंड आई यूज्ड टू से ओके, मैं कब आ रही हूँ मैं बताती थी, 3 दिन 4 दिन दो जो भी है. और मेरे हस्बैंड इतना ट्रैवल्स नहीं है था उसको. ओके.
एक्चुअली मैं सोशल साइंसेस से हूँ और वो इंजीनियरिंग से है, और जहाँ वो काम करता था वहाँ ही उनको इतना ट्रैवल वगैरह नहीं था। तो जब जब कभी मेरा हस्बैंड को ट्रैवल करना है और वो पैकिंग करते थे बैग, मेरी बेटी बहुत परेशान होती थी और बोलती थी, पापा आप घूम तो नहीं जाओगे, आपको मालूम है ना आपको किधर जाना है, आप जहाँ भी जाएंगे वहां भी और एक घर है क्या, और एक अम्मा है क्या, और एक मानवी है क्या, ऐसा पूछती थी, क्योंकि उसको लगता था कि कौन ये समझ पाएगा? आदमी लोग नहीं जा सकते, आदमी लोग शायद संभाल नहीं सकते, अम्मा जैसे लोगों को होता है ये काम। सो यू सी व्हाट डू दे सी, ओके, व्हाट काइंड ऑफ रोल मॉडल्स डू दे सी, राइट? उसके हिसाब से ही बच्चों का अपना प्लान, सोच और अपना एक्सेप्टेंस रहता है, बिकॉज व्हेन दे आर बोर्न एंड दे आर ग्रोइंग, जजमेंटल इश्यूज नहीं होता है, दे आर सो ओपन एंड दे आर सो व्हाट डू यू कॉल, सो प्योर। पर हम लोग उसमें पूरा भर देते हैं ये सब चीज, ओके। And what is considered appropriate behavior for men and women, okay, what is the good way of behaving, who are good women, who are bad women, right? So all of us, despite our professions and all the domestic responsibilities that we have, we are expected to behave in one particular way, okay. How we dress, how we present ourselves, what are the spaces we go to, whom do we talk to, what kind of friends do we have, all these become part of the judgment about who we are as good women, okay. So it then means, in little later we'll talk about the manifestations, how do we actually, how does gender actually manifest, okay, we'll talk about it a little later. So, and then the kind of priorities that we keep for ourselves, okay. So women are always told that your priority is going to be your family, okay. And whatever profession you want to choose, you have to make sure that you are not going to compromise your domestic responsibilities, right? So therefore a lot of career choices, so हम अपना अपना फैमिलीज में लड़कियों को लड़कों को इक्वल चांस मिलता है पढ़ाई करने को, आगे चलने को, बट वो जो चॉइसेस करते हैं, हम हमेशा वो एक उसको गाइडेंस देते हैं लड़कियों को कि जो भी डिसीजन लेते हो, जो भी पढ़ाई करना चाहते हो, वो आपके आगे चल के फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उस टाइप का, राइट? So you will see women becoming doctors, but they take gynecology, they take pediatrics, okay. Or if they fall in love with their colleague who has gone in for neurology or cardiology or orthopedics, then they promptly take radiology, they take something where they can work along with the husband and run the same kind of hospital or clinic, right? So you do, and then within engineering, women pass JEE, they go into IITs, but they tend to take electricals, they take electronics, but they rarely will take civil. Okay, so there are some disciplines that are clearly seen as soft disciplines compared to hard disciplines. So men are expected to take the hard disciplines and women take the soft disciplines. So इस type का एक gender stereotyping होता है. Okay, and you often see more women are in the teaching profession, right? And very often they are told that when you take a teaching profession, one, you're going to be very good because you're good with children, and two, they say that academic jobs have vacations. So your children, when they have vacations, you also have vacations, so you have a life where you have a better life, work-life balance. So that's the thinking, right? So how do you manage and make sure that you have a better work-life balance? तो एक बहुत ही सक्सेसफुल औरत को जब भी इंटरव्यू करते हैं, journalists and all, they'll ask them one final question, like how are you managing your family, okay. Of course ये सब औरत बोलते हैं कि मेरे को एकदम I've got fantastic husband, I've got a fantastic mother-in-law. ये नहीं बोलते हैं कि I've got fantastic set of domestic helps. आप देखे हैं ये मेरा सेशन चालू हुआ तो कितने औरत लोग आके जा रहे हैं इधर, okay. So I have at least 3 of them who work clockwork, and I'm holding on my job as a professor or my job to travel. A lot of that is possible because I have women of a different class for whom their livelihood is doing my work, right, my care work, and they are with me, right? So जब बोलते हैं कि behind every successful woman there is a man, or behind every successful man there is a woman, I'll say behind every successful woman there are many more women, okay. मदर होगा, मदर इन लॉ होगा, या डोमेस्टिक हेल्प्स होगा, उनके वजह से हमको
अपना सक्सेस का चांस रहता है. ओके, सो आवर प्रायोरिटीज एंड गोल्स आर ऑफन. सो मेन को अगर इंटरव्यू करते हैं, कोई शाहरुख खान को इंटरव्यू करते हैं या ऋतिक रोशन को इंटरव्यू करते हैं, सक्सेसफुल जज को इंटरव्यू करते हैं, डॉक्टर, कभी ये नहीं पूछते हाउ डू यू मैनेज योर फैमिली लाइफ, बिकॉज टेकन फॉर ग्रांटेड कि बाकी लोग हैं, औरत लोग हैं, वो मैनेज करते हैं, इनको कुछ वो जरूरी नहीं है. Okay, whereas for women that question always comes. They'll always ask how do you manage, because it's assumed that this is not your priority, that's your priority, so how do you do it? Okay, and then it's interesting to also notice then that very successful women, very successful surgeons, very successful judges, very successful women absolutely reaching the top, very often they are single women. Okay, so what is it then that families does to women, that they are not really pushing themselves to reach the height, right? जितना men reach करते हैं, women को reach करने में बहुत सारा barriers रहता है. Okay, so we'll talk about that, what kind of barriers they face and how do they deal with it. So how do you, now we looked at the idea of sex and gender and sexuality, we look at understanding gender. Okay, and this brings us to the whole thing about roles. We talked already about it. What are you expected to do? And then Madam, I think she said her name is Adra. Okay, she and Shiris talked about what kind of gender roles are there, what kind of expectations are there. So we often have this confusion about our roles then linked to our bodies or not. So what are sex roles and what are gender roles, right? So when we talk about sex roles, clearly this has to do with reproduction and procreation. Okay, the fact that males and females contribute to the genetic material of producing babies. Okay, men can impregnate a woman and a woman can get pregnant. A woman can carry her pregnancy, give birth to a child and breastfeed. These are clearly the biological sex roles which are linked to biology. Everything else are gender roles. Okay, how to care for the baby, changing diapers or putting the baby to sleep or singing a lullaby to a baby, making food, making rotis, all these are gender roles, right? Women who are born with a uterus are not automatically born with a balan. ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा चपाती रोटी बनाने के लिए यूट्रस चाहिए, जरूरी नहीं, यूट्रस का जरूरत नहीं है. आप फिल्म टेलीविजन में प्रोग्राम्स देखते हैं, कितने सारे मेल शेफ्स रहते हैं, वो खाना बनाते हैं और औरत लोग बैठ के देखते हैं उसका कैसा बनाते हैं खाना. तो कुकिंग जो है, इट्स नॉट a terrain only of women, right? So men do that kind of work. So a lot of work, all the work that we have, that men and women do, are all socially organized and socially provided. Of course, people say that maybe women can't do heavy work, men can do heavy work. Yeah, physically heavy work, not all men can also do, right? Many of you men can't carry any weight because you've not been socialized to carry weight. अगर आप एक लोअर क्लास आदमी या लोअर कास्ट आदमी को देखा तो वो they carry lots of weights on their head, right? But that's because of their class. That's because of what their life situation is and how they are pushed to do, right? So they do it. And in fact, those women, their wives or their counterparts, their sisters, they carry a lot of weight none of us can carry, right? So physical abilities, physical prowesses, could be different, but need not be necessarily hierarchical. मतलब अपना कैपेसिटीज जो है बॉडी के हिसाब से, जो कैपेसिटी है काम का करने का, वो अलग है बिल्कुल. मेल एंड फीमेल आर नॉट द सेम, दे आर डिफरेंट बट दे डोंट हैव टू बी अनइक्वल. ओके, एक हायरार्की लगाने का जरूरी नहीं है that men are on the top, women are next, transgenders at the lowest, children will be at the lowest, people with disabilities और कहीं. इस टाइप का जो हायरार्कीज बनाते हैं वो प्रॉब्लमेटिक है. Okay, so being different is not a problem. Creating inequalities because of difference is a problem. Okay, so gender roles are assigned to us as individuals and these are socially organized
And there are stereotypes, there are ideologies, there are values, there are attitudes, beliefs, and practices. Means those govern what is understood as what men can do and what women can do. It's not about, what the body is capable of doing. Okay. There's been a lot of research about whether it's the biology that determines we are, how we can do things or cannot do things. So इस type के research में they first came up with a hypothesis, that men have bigger, larger brain size, and women have a smaller brain size. So then having a bigger brain size is considered then more superior than having a smaller brain size. But among men, when they try to look at the brain size of white men, means the what do you call, the European prototype, right? The brain size of a white man and the brain size of a black man, they actually found that the brain size of a black man is bigger than the brain size of the white man. So then will these scientists agree that the black man is superior to white man? No, racism does not allow you to do that. So then they stop talking about brain sizes. Okay? Matlab, a lot of scientific research is also influenced by our biases. तो अपने को एक bias रहता है, you use that bias to build your hypothesis and then you want to prove that, right? So trying to prove what your brain composition is and therefore what you are basically then becomes what we call as biological determinism. Means we think our biology is everything and socially there is nothing, and we have that as a problem, right? We know socially practically everything in our lives is socially organized. Just because you have a female body, right? The moment you are 14 and you have achieved puberty, can you go and have sex and have a child? No, you're not. You don't do that, right? So you are socially told that this is not the time. You're socially told with whom you can have a relationship. There will not be an approval if you decide to marry somebody who is not of your caste, not of your class, not of your religion. So all our sexual relationships therefore are socially organized so that they have social acceptance. So marriage, arranged marriage, all these are ways in which we try to maintain our structure, our system, and also our caste hierarchy, right? So arranged marriage के हिसाब से family, they look for a person of the same caste, they look for a person who does not have the same gotra, and then make sure that the person belongs to the same class, and then they conduct the marriage, right? So it means biologically, though you can have a child soon after puberty, you are going to have that happening only at a particular time where socially there is an acceptance and there is a family and community acceptance. So everything about us is socially organized. We are embedded within society. So everything is organized as per the social norms and the social practices and beliefs. And not that these are sacrosanct. A lot of this can be changed and it is changing. So if my mother has been married, let's say at the age of 16, I'm married at the age of 19, 20, my daughter probably will marry at the age of 10, 30, or she may not even marry. Okay, wo bhi ho sakta hai, right? So things are changing. Socially, there's a lot of change that's happening. So we need to keep thinking this whole dilemma that we get into. Kya hai, natural hai ya social hai? And every time we want to put everything as natural because we don't want things to change. At least the things that we don't want to change, we will say it's natural. अगर आदमी को बोलते हैं कि खाना बनाए, ये natural नहीं है, औरत लोग ये खाना बनाए, because एक privilege है, you don't want to let go that privilege. Okay? If I have to do something, I'll say, no, I'm not supposed to. I want to wash toilet. No, I'm not supposed to wash toilet. Only people from lower caste has to wash a toilet. Means you have a privilege, you don't want to wash, so you'll say, okay, so and so person has to do it. So you see how we reinforce hierarchies because we don't want to let go privileges. Okay? So often then the question is whether gender roles are natural or they are learned, right? काफी सारा थियरीज है और सेगमेंट फ्रॉइड का बहुत थियरी है पूरा बायोलॉजी के हिसाब से, राइट? Whether it's our sexual consciousness, whether it's to do with what we feel we are
मिसिंग आउट, वेदर ऑल बॉडी के हिसाब से। और काफी क्रिटिसिज्म हो गया सिगमंड फ्रॉइड का, उसका एविडेंस क्या था, कितना लोगों के साथ वो रिसर्च किया है, वो जो थियरीज बनाया है पूरा दुनिया को कैसा ये वो इस्तेमाल होता है, बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ है। और काफी रिसर्च जो हुआ है कि अपना जो रोल्स है वो जेंडर नेचुरल है या सोशली लर्नड है, काफी सोशलाइजेशन के ऊपर फोकस रहता है कि बच्चों को हम कैसा पालते हैं और स्कूल्स में उसको कैसा सब कुछ सिखाते हैं, और पीयर ग्रुप से क्या सीखते हैं, मीडिया से क्या सीखते हैं लोग। ओके, ये सब इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा अपना शेप करते हैं। मतलब फैमिलीज कुछ शेपिंग होता है, स्कूल्स अपने को शेप करता है, कम्युनिटी पीयर ग्रुप अपने को शेप करता है, और मीडिया अपने को शेप करता है। एंड दिस shaping or gender construction that we say is not something that's done when before the age of 15 and after that it's over. Ongoing basis में आपको होता है shaping. Okay? जैसे अभी मेरी उम्र में मेरे बाल सफेद है, अगर मैं एक छोटा मिनी ड्रेस पहन के बाहर जाऊं तो सब लोग बोले कि पागल है क्या, तुम्हारा उम्र देखो, तुम्हारा बदन कैसा देखो, किस टाइप का कपड़ा पहना है। तो मेरे को मैसेज है ना कि इस टाइप का उम्र की औरत, इस टाइप का लुक्स की औरत किस टाइप का कपड़ा पहनना है, किस कैसा उसका बर्ताव होना चाहिए। अगर मेरे को एक नया बॉयफ्रेंड मिला और मैं गया गार्डन में बैठा और उसको चुम्मा दिया तो सहेंगे क्या लोग, बोलते हैं क्या बुड्ढी क्या करती है तू। सो यू नो हाउ एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम you do get clearly messages from everyone, and sometimes these are messages that people say and sometimes it just happens, means आपको मालूम होता है बॉडी लैंग्वेज, काफी लोगों को बॉडी लैंग्वेज देख के आप पढ़ते हैं। ओके, वो आपसे बोलते नहीं फिर, पर आप बहुत उसमें ऑब्जर्व करते हैं। एंड आई वुड एक्चुअली लाइक ऑल ऑफ यू टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस, क्योंकि एज वीमेन, बिकॉज वी आर गिवन द टास्क टू रेज बेबीज, ओके, ये छोटे छोटे बेबीज जो होते हैं उनको कुछ लैंग्वेज नहीं रहता है, और पूरा अपना उंगली में अपने को नचाते हैं, कितना टाइम में उसको दूध पिलाना है, कभी उसका कभी वो सुसु किया, कभी वो पॉटी किया, कभी उसको नींद आ रहा है। तो हम नॉन वर्बल का बहुत ट्यून हो जाते हैं, ट्यून टू नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज, एंड बाय लुकिंग एट द बेबी, you know, the temperature, how the body feels, there's so much of learning we have, right? तो उसके वजह से most women, now I'm not saying that only women who have babies know body language and others don't, but as women we tend to convey this to each other. Okay, तो कोई बोलेंगे नहीं वो ना मेरे को she doesn't like me, अगर आप पूछेंगे क्या बोला वो आपको, वो कुछ नहीं बोला, फिर आप क्यों बोलते हैं वो she doesn't like, no मेरी तरफ जैसे देखती है मेरे को लगता है she doesn't like me. But when you ask men these kind of things, वो बोलेंगे क्या है, कौन देखा मेरे को, कोई कुछ नहीं किया, उनको वो ऑब्जर्वेशन नहीं रहता है, राइट? Socially they are not conditioned to pick those observations, those kind of body cues, okay, non-verbal symbolic, non-verbal body language cues जितने औरत लोग ऑब्जर्व करके एब्जॉर्ब करते हैं, आदमी लोग नहीं करते, ओके? तो हमको भी थोड़ा ये सीखना है कि शायद ज्यादा सीखते हैं, हम ज्यादा सोचते हैं, चलो छोड़ो लाइट ले लो, ओके? हमारा हैदराबाद में बोलते हैं थोड़ा लाइट ले लो, मतलब लाइट लिया तो लाइफ इजी रहता है, ज्यादा भारी हो जाते हैं नहीं तो वो ऐसा मेरे को देखे, ये ऐसा देखा, ये ऐसा बोला, ये ऐसा क्या, थोड़ा लेट्स बिकम लिटिल इजी, बिकॉज वी टेंड टू गेट मोर एंड मोर कंडीशनड ऑन नॉन वर्बल symbolic body language and its interpretation. So social construction, just give me 1 minute, I'll just take a sip of water. So is everyone with me or you fallen asleep? सब लोग सुन रहे हैं कि अपना अपना काम कर रहे हैं? Very much, Yes, ma'am. सुन रहे मैम. सुन रहे मैडम, सुन रहे. Going very well. बढ़िया. सुन रहे ऐका बढ़िया. मॅडम, तुम्ही छान बोलायला. सुंदर चाललंय मॅडम. अच्छा, चांगलं सांगायला तुम्ही माहिती. चांगली झाला ना तत्पर? आम्हाला खूप आवडायला. ओके, ठीक. अच्छा, बढ़िया बढ़िया मैडम, बढ़िया आप दे रहे. Thank you. किंवा ते काम करायला का तू? ओके, तो हम सोशल कंस्ट्रक्शन
जो बोल रहे हैं सोशल, मतलब समाज के हिसाब से हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन होता है. ओके, सो सोशल कंस्ट्रक्शन देयरफॉर रिलाइज ऑन सोशलाइजेशन. फैमिली का बहुत बड़ा ये काम रहता है बचपन से पूरा बच्चों को वैल्यूज, बिलीव्स, कल्चर ये सब सिखाते हैं हम, राइट. बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिखा सकते हैं सब वैल्यूज, बिल्कुल अच्छा सिखा सकते हैं, सिखाना चाहिए अपना फैमिली के बारे में या देश के बारे में या कम्युनिटी के बारे में. पर जो भी वैल्यूज हम सोशलाइजेशन में नेगेटिव जो सिखाते हैं वो प्रॉब्लमेटिक होता है. ओके, हम अच्छे हैं, कोई और अच्छा नहीं है. काफी लोग बोलते हैं कि हमारे नेबर्स ना मुस्लिम्स हैं पर बहुत अच्छे लोग हैं. मतलब क्या, मतलब मुस्लिम्स हैं तो अच्छे नहीं होते क्या? ये देखो कैसा आप बात कर रहे हैं. ये ना मुस्लिम से पर बहुत अच्छे, पर क्यों आया बीच में? सो इस टाइप का सोच जो है, ओके, ये प्रॉब्लमेटिक होता है. तो बच्चों को इतर कास्ट के बारे में, इतर रिलीजन के बारे में, जो लोग हमारे जैसे नहीं रहते, नहीं दिखते हैं, उनके बारे में कभी नेगेटिव नेगेटिव बात नहीं करना चाहिए. ओके, देन एज ए सोसाइटी हम इक्वालिटी के तरफ जा सकते. ओके, तो सोशलाइजेशन का महत्व होता है, राइट, और बिल्कुल होना चाहिए. पर जेंडर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि वो क्या करता है अपने को और कैसे हम उसका हिडन जाल क्या है वो समझना चाहिए. ओके, फिर एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन है? खाली फैमिली नहीं है. ओके, फैमिली है, स्कूल है, यहाँ चर्च लिखा है कोई, हम कहाँ से निकाला उच्च, मतलब रिलीजन. ओके, और कम्युनिटी, अपना नेबरहुड, पीयर ग्रुप, अपने जैसे जो फैमिली से फ्रेंड्स है. फिर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्पोर्ट्स, किस टाइप का स्पोर्ट्स लड़कियों खेलते हैं, लड़कों, अब देखो स्कूल में भी लड़की लोग कम स्पेस ऑक्यूपाई जो होता है वो वाला गेम्स खेलते हैं. ओके, स्किपिंग खेलते हैं तो उधर ही खड़ा होकर जंपिंग करते हैं. हम जब बचपन में स्किपिंग करते थे, स्किप लेके भागते थे, हर जगह स्किपिंग करके भागते थे, पर ज्यादातर एक ही जगह खड़ा होकर करना पड़ता है. या कुछ एक हॉच पॉच, हॉच पॉच जैसे बोलते हैं, ऐसा फेंकते, जंप मारते हैं, लंगड़ी, वो एक ही जगह. और अब देखो लड़के लोग क्या क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं. ओके, सो वी टीच girls to occupy less spaces, adjust to things that are smaller. We teach boys to be more expansive, occupy places, be more, explore more, right? A lot of changes are happening in our families, but still we need to keep those in mind. फिर arts, प्रिंट मीडिया, वर्क प्लेस, टेक्नोलॉजी, फिर आप बोल सकते हैं कि हम कितना प्रभाव कर सकते हैं. फिर इतना सारा एजेंट्स जब है सोशलाइजेशन के लिए, हम कितना प्रभाव कर सकते हैं. बिल्कुल हमारा प्रभाव बच्चे जब बड़े बड़े होते हैं कम होता है. ओके, पर हम भी उसके साथ सीखना चाहिए. अगर करेंगे फिर हमको प्रभाव के बारे में नहीं होगा, पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन होगा. ओके, मेरा बेटा जब छोटा था, 7-8 साल का था, वो एक बार ऐसा बैठ के टीवी देख रहा था मेरी मम्मी के साथ. तो हर टीवी में अपना सीरियल में लड़का लड़की प्यार करते हैं, फिर उसके बारे में बहुत डिस्कशन होता है, कभी कभी शादी दिखाते हैं, हर हिंदी फिल्म में लास्ट में शादी होता है. तो बैठ के सोच के मेरे को पूछा, अम्मा इज मैरिज कंपलसरी, ऐसा पूछा. मतलब उसको स्कूल में हर सब्जेक्ट कंपलसरी होता है या तो ऑप्शनल होता है. तो ऑप्शनल और कंपलसरी के हिसाब से सोचता है वो. अम्मा इज मैरिज कंपलसरी? तो मैंने बोला कंपलसरी नहीं है. अच्छा क्यों? मैंने बोला देखो, marriage is not compulsory. If you want to marry, you can marry when you grow up. If you don't want to marry, you don't have to marry. If you want to live with somebody, you can live with somebody, provided that person wants to live with you. The person with whom you live or marry can be a man or can be a woman. फिर वो सोचा, बोला हाँ ठीक है. Means, see, with one, I didn't give a big thought to it, but मैंने जब बताया, उसको बोला कि marriage is not compulsory. I also told him that heteronormative
relationships are not the only ones that we should think of. Okay, this could be same sex relationships also is possible. Same sex relationship, if there is a possibility of marriage, there can be a marriage or there could be a relationship, right? So it means there is a message that this is all open. There is nothing fixed about it, right? Now, as my children grow, I do see that the way they think is very different. They see a lot of things, but they are filtering it based on what messages were given to them as children. ओके तो हम जो पेरेंट्स है या फैकल्टी है, टीचर्स है, हम उनके लिए फिल्टर बनते हैं. हमारा फिल्टर्स कितना क्लियर है. आप जब चाय बना के एक चरनी में डालते हैं, अगर वो फिल्टर क्लियर है, you have the tea coming very nicely with all the tea patta sitting here. Okay, but if that churni itself is clogged, एकदम खराब है, फिर कितना जाएगा चाय नीचे, राइट? तो हम ऐसा एकदम प्योर चरनी जैसा रहेंगे तो काफी मैसेजेस सब कुछ फिल्टर होके उनको सही तरह से कैसा जाना है उनका दिमाग में ऐसा जाएगा. ओके, इसका मतलब है कि फिर हम भी कितना सोचना चाहिए कि क्लैरिटी के साथ. ओके, वो क्लैरिटी कैसा आएगा. जैसा हम यहाँ जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, पर मैं जब जेंडर के बारे में बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट विमेन, है ना. आई एम टॉकिंग अबाउट multiple genders. I'm talking about people with disabilities. I'm talking about religious minorities. है ना. इसका मतलब है कि हम हर टाइप का कैटेगरी के साथ बारे में इक्वली सोचें. वो ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क है, उस टाइप का फ्रेमवर्क से सोचें. फिर बहुत कुछ सोसाइटी में इतना भारी नहीं रहेगा, लाइट रहेगा. हम सोच सकते हैं कि क्यों ऐसा सोच रहे हैं, इसका अलग कुछ मतलब है क्या. हम और फियर का नहीं रहेगा, और ओपननेस के हिसाब से हम अगर देखेंगे तो हम क्या सीखेंगे. तो अपना जेंडर आइडेंटिटी है एज ए मैन और एज ए वुमन और एज ए ट्रांसजेंडर पर्सन और एज ए जेंडर डिस्कॉर्डेंट, मतलब जेंडर डिफ्यूज पर्सन, वॉट एवर मे बी द आइडेंटिटी, द काइंड ऑफ जेंडर रोल्स वी प्ले, द जेंडर मार्कर्स. अगर हम जेंडर मार्कर्स बोलते हैं, मतलब ये किस टाइप का हम मार्क करते हैं अपने आप को. औरत होके किस टाइप का कपड़े पहनते हैं, आदमी का क्या कपड़ा है, एक शादीशुदा औरत का क्या कपड़ा है, एक हिंदू वुमेन का क्या डिस्टिंक्शन है, एक मुस्लिम वुमेन का. दीज आर ऑल मार्कर्स. हम अपने आप को बहुत मार्क करते हैं. ओके, किस टाइप का ज्वेलरी पहनते हैं, किस टाइप का अगर बिंदी पहनते हैं, नहीं पहनते हैं, बॉब कट रहता है कि बाल रहता है क्या, ऑल दीज आर मार्कर्स. दे मार्क यू आउट. ओके, रिसेंटली मैं एक छोटा सा एक बताती हूँ एनेक्डोट. मेरा भाई का तबीयत ठीक नहीं था, तो मैंने हॉस्पिटल में गई थी और भाई हॉस्पिटल में था, और मैं नर्सेस जहाँ रहते हैं वहाँ गई कुछ पूछने को. तो मैं सलवार कमीज पहनी हूँ. ओके, मैं खड़ी हूँ और एक औरत शायद मेरे से कुछ 4-5 साल बड़ी होगी उम्र में, साड़ी पहनी है और मैं पोनीटेल पहनी हूँ और एक छोटी सी शेंडी पहनी है वो. और मैंने नर्स को कुछ पूछा था कुछ चीज़ के बारे में. फिर वो मुझे एक अच्छा सा एक्सप्लेन किया, और वो औरत पूछी थी तो उसको वो अज्जी करके बुलाया. अज्जी आपको ना मैं बाद में बताऊंगी, ऐसा करके कुछ बोली. और मैं जो पूछा था बोला मैडम ये ना ऐसा होता है, इसका हम ऐसा ये टाइम में देते हैं, ऐसा करके मेरे को बोला. मतलब देखो कितना डिफरेंस है मार्किंग में. मेरा मार्किंग क्या था, एक एजुकेटेड नॉलेजेबल पर्सन. उसका मार्किंग क्या था, एक ओल्ड वुमन who probably does not know much, but actually शायद वो भी बहुत whatever may be her looks, maybe she's knowledgeable person. पर उन नर्स के हिसाब से वो अजी है, वो नर्स के हिसाब से मैं मैडम हूँ. देखो कैसा मार्किंग होता है. हमारे पूरा एवरीडे लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंगली मार्किंग होता है. जब मैं यंग थी, कुछ खरीदने को जाती इनफॉर्मल सेक्टर मार्केट में, तो बोलते सिस्टर क्या चाहिए. हस्बैंड के साथ जाते हैं तो बोलते हैं भाभी क्या चाहिए. मैं बच्चे के साथ मार्केट में गया तो आंटी क्या चाहिए. मैं बोले मेरा उम्र क्या है यार, मेरे को आंटी बुलाते हैं, आंटी. फिर मैं हेयर कट किया तो मैं मैडम. अभी मैं जाती हूँ
एक्चुअली 1 साल से कलरिंग बंद किया, अभी मार्केट में जाती हूँ, मम्मी या नहीं तो बोलते हैं माँ जी आपको क्या चाहिए। ओके, तो देखो इंटरेस्टिंग कितना मार्किंग होता है हमारा, कैसा दिखते हैं, क्या पहनते हैं, किस टाइप का अपना बाल है वगैरह वगैरह। और जेंडर बेंडिंग जो है वो, जैसा एक सर ने बोला था, शिशिर सर ने, वो घर का खाना बनाते हैं। ओके, तो जेंडर बेंडिंग कंप्लीटली, यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स which are not what considered to be what everybody is doing. Okay, so हमारे रेगुलर सोच में क्या है कि heterosexual relationship, marriage, everything is considered happiness within that. Women are supposed to run the home, men are supposed to do everything outside. Women have no idea about finance, women are not given autonomy. you know I have friends, some of my friends of my age, who remained home, did not take up profession and occupation. When I talk to them, they'll say, "Oh, everything is going fine," and then बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं करने का जरूरी है, मेरा हस्बैंड सब कुछ करता है, मेरा जो भी मैं पहनती हूँ वो भी वो लेके आता है, घर से बाहर जाने का ही जरूरी मीन्स, वो एक ब्लिस सोचते हैं, हैप्पीनेस सोचते हैं। मेरे को लगता है कि तुम्हारा इंडिपेंडेंस क्या है यार, तुम्हारा कुछ चॉइसेस रहता है कि नहीं, तुम्हारा कुछ मतलब एवरीथिंग इज मैनेज बाय समबडी एल्स एंड यू थिंक यू आर फाइन, मीन्स वो प्रोटेक्शनिज्म, फैमिली में एक प्रोटेक्शनिज्म, काफी औरतों को भी बोलते हैं कि हम कमा के ले आते हैं ना, आप क्यों तकलीफ उठाते हैं, आप घर में रहो। कि यार दैट माइट बी अ चॉइस, यू माइट स्टे एट होम, बट एक्चुअली आप जो भी करते हैं घर में उसको वैल्यू नहीं रहता है इतना। और अगर वो रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो गया, वायलेंस आया या जमता नहीं और उनको अलग होना चाहते हैं, फिर वो औरत को बोलते हैं आपका इसमें कुछ नहीं हिसाब नहीं है, आप जा सकते हैं, बिकॉज यू नेवर अर्नड एनीथिंग, बिकॉज द वर्क दैट वीमेन डू, डोमेस्टिक वर्क जो है, बच्चों को जो केयरिंग है, अपब्रिंगिंग है, कुकिंग है, ये सब व्हाट कम्स एज अनपेड वर्क, राइट? तो इट डजंट, it's not seen as something that's translating into any property. So legally, of course, now courts don't allow for that. They actually say women have a right to the home that they were part of. घर के बाहर जो बोर्ड रहते हैं वो आदमी का बोर्ड रहता है, घर के अंदर पूरा वो संभाल रहे औरत है, पर उसके हिस्सा क्या है? अगर प्रॉब्लम होगा तो बोलते हैं कुछ नहीं है इसमें हिस्सा, तुम जाओ। अभी कोर्ट्स ऐसा मानते नहीं, बोलते हैं इक्वल हिस्सा है, क्योंकि there is lot of unpaid work that women have done in order to have this home running for all these years. Okay, तो घर का प्रॉपर्टी में women have to have those distributions. Okay, so how are gender differences actually marked? We have another 5 minutes. How are gender differences actually marked? How do we know? How do we see gender differences in society? Okay, so our experiences and perceptions of gender are processual. When we say processual, it means वो एक प्रक्रिया के हिसाब से जाता है, ऐसा नहीं कि एक ही बार हो गया अपना जेंडर कंस्ट्रक्शन और बंद हो गया, नहीं, वो प्रक्रिया में बोला, अभी भी मेरे को मैडम भी बुला सकते हैं, माँ जी भी बुला सकते हैं, तो एक प्रक्रिया में जाते रहते हैं जब तक हम जिंदा रहते हैं। And it is produced developmentally and it is produced on a daily basis, socially and culturally, अपने जीवन में एवरीडे बेसिस में ये प्रोड्यूस होता रहता है और रिप्रोड्यूस होता है। और हाउ डू यू एक्चुअली आइडेंटिफाई देम, हाउ डू यू मार्क देम? तो ड्रेस कोड्स है और बॉडी लैंग्वेज है। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस कोड्स डू वी हैव? व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस कोड्स वी टेंड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज वी एक्सेप्ट? लाइक हाउ डज अ वुमन सिट? वुमन बोला तो कैसा बैठेंगे? लड़की लोग ऐसा पाँव ऊपर करके बैठेंगे, उसका पैंट ही दिखता है तो हम बोलते पाँव नीचे कर। ओके, अगर पाँव ऐसा करके बैठेगी तो बोलते पाँव नजदीक रखो। या लड़की जोर से हंसेगी बस में या ट्रेन में, बोलते हैं कि यू हैव टू स्माइल, डोंट लाफ, राइट? तो डिफरेंट वेज इन विच बॉयज वॉक वेरी जेंटली और बॉयज आर वेयरिंग पर्टिकुलर कलर्स, then they are told that this is not okay. अगर कोई भी, मेरा भी बेटा अगर कोई इंटरव्यू में जाने को है तो वो कभी भी ऐसा कलर्स नहीं पहनेगा जिससे उसको एक मार्क हो जाएगा। They all wear neutral ones, like white शर्ट पहनेंगे, लाइट ब्लू शर्ट पहनेंगे, कभी ऐसा नहीं पहनेंगे कि एक ब्लू पिंक शर्ट पहना या एक फ्लोरल शर्ट पहना, ऐसा करके नहीं जा सकते, है ना? तो बॉडी लैंग्वेज, ड्रेस कोड्स आर
ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोफेशंस के हिसाब से भी ये काफी होता है. ओके, नोशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस. व्हाट इज द टाइम एंड व्हाट इज द स्पेस? मतलब हमेशा घर में बचपन में बोलते थे कि कहीं भी जाओ नो प्रॉब्लम, पर स्ट्रीट लाइट्स चालू होगा तब तक घर पे आ जाओ, ऐसा बोलते थे. मैं आई कम फ्रॉम अ वेरी प्रोग्रेसिव फैमिली. ओके, फिर भी बोलते हैं लड़कियों, लाइट चालू होता है तब तक घर में आने का, राइट? मतलब वेरी लेट इन द नाइट गर्ल्स कैन नॉट बी आउटसाइड. तो काफी हॉस्टल्स में, इंस्टीट्यूशंस में कर्फ्यू आवर्स होता है. लड़कियों का टाइमिंग, लड़कों का टाइमिंग, अलग अलग कर्फ्यू आवर्स, राइट? और यू ऑल्सो हैव स्पेस. किस जगह में आप जाते हो, कौन से जगह में जाते हो. तो काफी लड़कियों को बताते हैं कि एकदम स्ट्रीट में लाइट्स नहीं है, कोई नहीं है, तो बिल्कुल मत जाओ, वो ना अच्छा सेफ नहीं है. ओके, सो दैट टेक्स अस टू द परसेप्शन ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क. कौन सा जगह सेफ है, कौन सा जगह रिस्की है, कौन सा जगह आप जाएंगे तो आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, रेस्पेक्टेबल नहीं, आपको रेस्पेक्टेबली सोचेंगे नहीं. ओके, सो हाउ डू यू मार्क योर सेल्फ सो दैट अगर आप बॉम्बे में कामाटीपुरा एरिया में जाएंगे तो जो वहाँ फैमिलीज रहते हैं, मतलब सेक्स वर्कर्स का अपना अपना कोटी रहता है, उसके साथ फैमिलीज भी रहते हैं. वो औरतें खास करके जो फैमिलीज के हैं, मंगलसूत्र बड़ा बड़ा पहनेंगे, बिंदी पहनेंगे, बड़ा बड़ा सारे. ऑफ कोर्स सेक्स वर्कर्स भी पहनते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, बिंदी पहनते हैं, बट यू सी द वे दे प्रेजेंट देमसेल्व्स इन द पब्लिक स्पेस, वो अलग रहता है. ओके, एंड इसके ऊपर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स और हमारे फ्रेंड्स जो आर्किटेक्ट्स है, वो भी इंटरेस्टिंग रिसर्च किया है. तो एक पूरा स्ट्रीट लेके उसका मार्क करेंगे कि आदमी लोग कहाँ खड़ा रहते हैं, आदमी लोग, हाउ डू मेन यूज द रोड, द स्ट्रीट, एंड हाउ डू वीमेन यूज द स्ट्रीट. दिस इज अ वे ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ डू मेन एंड वुमेन यूज स्पेसेस. थोड़ा सा बच्चे आ रहे हैं. So what you see actually they found was that very often you'll find men on streets, whether उनको कुछ काम है या नहीं है, फिर भी खड़ा रहते हैं रोड के ऊपर. और खास करके आप छोटा गांव, छोटा शहर में जाएंगे, मोफसिल टाउन्स में जाएंगे, एक्चुअली बहुत सारे आदमी लोग अगर उनको काम करने का ज़रूरी नहीं है, मतलब फार्म्स में काम नहीं करते हैं या कुछ काम नहीं, उसको अपना मनी प्रॉब्लम नहीं है, तो देखते हैं कि 10 बजे तक खाना खा के रास्ते में आके खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, इधर उधर बैठते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सबके साथ गप्पा मारते हैं. लंच टाइम में घर पे जाते हैं, लंच खाते हैं, सोते हैं, शाम तक वापस आ जाते हैं. तो ये एक माहौल रहता है कि हैंगिंग आउट, मेन विल हैंग आउट इन ग्रुप्स इन स्मॉल टाउन्स. और जब लड़की लोग या औरत लोग जाते रहते हैं, उनको कमेंट करेंगे, कुछ पास करेंगे, उनको टाइम पास करते हैं, आदमी लोग टाइम पास करते हैं औरत को देख के, सबको देख के. जिनको बिल्कुल टाइम नहीं है वो ऐसा टाइम पास नहीं कर सकते, राइट? सो औरतों को खास करके बहुत काम देते हैं ना, घर में काम रहता है, बच्चों का पालना, खाना बनाना, ये वो. इसके वजह से यू नेवर फाइंड women hanging around. If they were to hang around, then they are seen as not good women or not respectful women. तो वो स्टडी में जब देखा था, जब भी औरतें रोड में है, वो कोई आदमी के साथ है या बाकी औरतों के साथ चलते हैं या कोई बच्चों के साथ चलते हैं या कोई बच्चे नहीं, आदमी नहीं, दूसरे औरत नहीं है, फिर वो लोग एक बैग पकड़ के जाते हैं, बड़ा बैग पकड़ के जाते हैं. तो जो भी उनको देखते हैं उनको मालूम होता है कि इसको कुछ काम है, इसलिए रास्ते पे आ गए. तो बिना काम कोई औरत रास्ते में नहीं रहती, राइट? तो लड़की लोग और औरत लोग आजकल पूछते हैं कि क्यों ना हम भी टाइम पास करें. ऐसा क्यों है कि लीजर जो है खाली आदमी को मिलता है, औरत को लीजर नहीं मिलता है? औरत को कुछ फन चीज नहीं होता है क्या? फन लॉइटरिंग बोलता है, ऐसा टाइम पास जाके कुछ गार्डन में बैठे, पेड़ के नीचे बैठे, गार्डन में सो गए, या पार्क में जाके बेंच में बैठ के बुक पकड़ के पढ़े. कोई आप देखते हैं ऐसा? डू यू गेट टू सी वुमेन लाइक दैट? 4-5 औरत लोग बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं, बैठ के पाँव ऐसा ऐसा ढूल के बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या? क्यों नहीं मिलता है औरतों को भी वो चांस? नहीं. यू सी पब्लिक स्पेसेस आर नॉट easily accessible to women. Public sphere itself is seen as a male space. So women, if they come into that space, they have to
be there for a purpose, and they also have to negotiate respectability. मतलब उसको respectfully देखना चाहिए सब लोग. तो एक सेक्स वर्कर जो है, हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीट वॉकर बोलते हैं. क्या हम भी स्ट्रीट में वॉक नहीं करते हैं? वॉक करते हैं. पर वो जो वॉक करती है वो क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए वॉक करती है, तो इसको स्ट्रीट वॉकर बोला. तो वो खड़े रहेगी, शायद थोड़ा लिपस्टिक रहेगा, उसका गारिश मेकअप रहेगा, और वो सबके आंख में नजर लगा के देखती है. तो हम जो है वो किसी के आंख से नजर नहीं मिलाने का, हमको सिर झुका के एक बैग पकड़ के चलने का. राइट. So girls are given very clear indications how they have to behave in the public space and how they have to behave otherwise, right? So what kind of respectability are they able to gain? तो मैं हमेशा मेरी क्लास में पूछती हूँ लड़कियों, boy, I mean they are not boys and girls, they are young men and young women. I ask them, whenever you have to get out of your house for something, either coming to college or going somewhere or going to a place that you have never been before, do you give a thought to what clothes you wear? Okay, do you give a thought to what clothes you wear? And ask men and women. Okay, and men will ask me, madam, are you asking about what clothes to wear? मतलब बहुत सारे कपड़े हैं तो कौन सा कपड़ा पहनना है, वो वाला चॉइस है? No, what to wear. So all the girls can understand that. They'll say, "Ha, madam, if you please mute yourself. If you're going to go to a new place, we definitely make sure that we wear salwar kameez and wear a dress that has a dupatta. अगर हम एक जीन्स पैंट और कुर्ती पहन के जा रहे हैं तो कम से कम बैग में एक दुपट्टा डाल के जाते हैं. अगर हमको लगता है कि वो स्पेस इतना सेफ नहीं है, बहुत सारे आदमी लोग हैं, देख रहे हैं अपने को, तो हम चुपचाप वो दुपट्टा स्टोल लेके ऐसा बांध के जाते हैं ताकि वो एक लगता है कि ये अच्छी लड़की है, इसको छोड़े, Whereas बॉयज को ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है. वो जीन्स है, वही टी शर्ट रहता है, वही शर्ट रहता है, वही कुछ ऐसा स्टोल पहनने का, दुपट्टा लेके जाने का उसका वो रहता ही नहीं. क्योंकि the risk perception that girls have is much higher, right? Risk perception. Men को क्या रिस्क होता है? क्या उसका पॉकेट में कितना पैसा है? शायद वो पैसा कम रखेगा, या क्रेडिट कार्ड सब नहीं लेके जाएगा, या 2-3 जगहों में पैसा रखेगा. ऐसा उस टाइप का रिस्क रहता है कि कहीं पॉकेट मार हो, या कोई आके 2-3 आदमी लोग उसको मार पीट करे, उसका पर्स लूटे, उसका वॉच ले ले, उसका फोन ले ले, उस टाइप का. बट विमेन का रिस्क क्या है? उसका बॉडीली इंटीग्रिटी का वायलेशन, राइट? सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, रेप हो सकता है, उसको किडनैप हो सकता है. उस टाइप का रिस्क जो है औरतें ज्यादा परसीव करते हैं, और उसको फैमिलीज में वो इंफॉर्मेशन मिलता है, उसका टाइम का इंफॉर्मेशन, स्पेस का इंफॉर्मेशन, रेस्पेक्टेबिलिटी का इंफॉर्मेशन. ओके, तो अगर मेरे घर में मेरी लड़की कुछ कपड़े पहन के हॉल में आती है और हम हॉल में बैठे हैं और मेरा आदमी और मेरा बेटा भी है उधर, सब उसको देखते हैं एक बार. कभी मेरा बेटा पहले बोलता था, क्या मानवी, डू यू वांट टू वेयर दिस शर्ट, व्हाई डोंट यू चेंज इट, ऐसा. पर अगर आप बेडरूम में जाके देखेंगे, ऑलरेडी वो 2-3 कपड़े अलग अलग पहन के ट्राई करके खुद सोचती है कि ये सही है कि नहीं. जहां मैं जाती हूँ, मतलब खुद का अपना अपना सेंसरशिप होता है. उसके अलावा फैमिली और सेंसरशिप करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि एक मेल गेज बोलते हैं, मेल के आंख की तरफ से उसको देखते हैं, हम बोलते हैं कि ये सही नहीं है, ये सही है. ओके, बट ऑल ऑफ अस आल्सो ऑलरेडी टेक ए लॉट ऑफ मेल गेज. ओके, तो तभी मैं बोलती हूँ एक्चुअली आप लोग कोई कुछ मत बोलो, उसको जो करना है वो करेगी. क्योंकि सेफ्टी जो है, कितना औरतें अपने तरफ से सेफ रखते हैं. क्योंकि आजकल छोटे लड़कियों, बेबीज को भी सेक्सुअल असॉल्ट और रेप होता है. क्या वो प्रोवोक करते हैं? तो सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल वायलेशंस और रेप does not happen because women provoke it. It is there in the mindset of those men. जो change होना चाहिए. Okay, it's not about women whether they are provoking or not. It's not women who provoke. Okay, तो हम ज्यादातर फोकस women के ऊपर रखते हैं, तो हमेशा उसको बोलते हैं कि ये victim blaming है, right? You pushed all the responsibility on the women. कि what type of clothes were you wearing? Where did you go?
What time of the day or night were you out? किसके साथ हो तुम? क्या तुम पिया हो? क्या तुम cigarette? So the focus is on the woman, as if she is the one who has provoked that particular sexual assault on her, or has provoked that misbehavior by the men on her. Okay, so we increasingly say that it's not the woman's responsibility. It is not she who provokes this. It's the mindset. It is what people, the men who behave, what they think. We should change that. Okay, not keep forcing women to be either at home or not really exercise their freedom and choices. So I'll just finish this point and close it, or we can close now and I can come back to this. It's already 12:35. So I'll close it here. I'll do these last 2 points after lunch and carry on. Thank you, madam. Thank Yeah. you. Thank you, madam. Thank you. Yeah. Okay, madam. हेमेंद्र मागणं आता बसतो. Thank you, madam. Madam, now I'm ending the meeting. I will start the meeting at 12:45 and 10 minutes later. Okay. Okay. थैंक यू मैडम. फ्रेंड्स, आप लोग लंच कर लीजिए और 10 मिनट के बाद मैं मीटिंग चालू करती हूँ फिर से. Okay. 10 मिनट में लंच कर लीजिए, Okay, थोड़ा madam. फास्ट करिए आज. ठीक है ओके. यस, ओके.